16 अगस्त 1946 के बाद तो खास तौर से लाहौर में दंगे हो चुके थे, सियालकोट में हो चुके थे, कराची में हो चुके थे, कई और जगह हो चुके थे। जो मुसलमान भारत छोड़ के जा रहे थे, जब कहा गया कि उनके घरों को उन हिंदू रिफ्यूजियों, सिख रिफ्यूजियों को दे दिया जाए जो पंजाब से आ रहे हैं, नेहरू नहीं मानते। नहीं, हम उन्हें खाली रखेंगे, क्या पता वो कब लौट करके आ जाएं। अरे भाई, वो लौट के आ जाने वाले बात थी तो फिर पाकिस्तान बनवाया ही इसलिए था कि अगर तुमने ये हिंसा नहीं रोकी तो मैं एयरफोर्स से तुम्हारे ऊपर बम डलवाऊंगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नेहरू के सिलेक्टेड वर्क्स में छपा हुआ नेहरू का भाषण कह रहा है। जिंदगी भर स्वदेशी की बात करने वाले गांधी को भारत का पहला गवर्नर जनरल डोमिनियन का बनाने के लिए एक अंग्रेज जनरल माउंटबेटन ही मिला था। गांधी और नेहरू अंग्रेजी साम्राज्य के लिए कभी खतरा नहीं। दो हिस्से थे ब्रिटिश एम्पायर के, ब्रिटिश प्रोविंसेस, ब्रिटिश प्रांत और ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स, ब्रिटिश भारतीय रियासतें। जोधपुर अलग राज नहीं था, ट्रेवेंकोर अलग राज नहीं था, कश्मीर अलग राज नहीं था, सब भारत के हिस्से थे। अंग्रेज इनको आजाद कर दिए। कोई महीना ऐसा नहीं जाता जब यहाँ के बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदू या सिख लड़की को अगवा नहीं किया जाता, उसका रेप नहीं किया जाता, मर्डर नहीं किया जाता या उसकी जबरदस्ती शादी ना करवाई जाती। ये देश आपका है। मत भूलिए कि जिस तरीके से आप अपने घर की रक्षा करते हैं, वो घर इस देश की भूमि पर ही बना हुआ है। अगर देश की रक्षा नहीं करेंगे तो आपका घर भी नहीं रहेगा। इससे आसान राष्ट्रवाद की परिभाषा में आपको नहीं दे सकता। आज हमारे को अपने आप को इतना मजबूत करना है कि कोई हाथ हमारी तरफ उठने की जुर्रत ना कर सके, और उसको ये मालूम होना चाहिए कि अगर वो ये जुर्रत करता है तो हम उस हाथ को उठने से पहले काट फेंकेंगे। गांधी और नेहरू अंग्रेजी साम्राज्य के लिए कभी खतरा नहीं थे। कभी एक बात सोचिएगा, रूस की क्रांति के बाद किसी भी भारतीय को रूस जाने की इजाजत नहीं थी बिना अंग्रेजों की अनुमति। और जो क्रांतिकारी जाते थे, कम्युनिस्ट बनने जाते थे, वो अफगानिस्तान से भाग के छुपे छुपे जाते थे। तो 1927 के अंदर नेहरू और मोतीलाल नेहरू कैसे रूस पहुंच गए? हंसराज खैबर एक कम्युनिस्ट ही थे जिन्होंने एक किताब लिखी थी, नेहरू बेनकाब। उस पुस्तक में उन्होंने एक जिक्र किया कि यूपी सीआईडी रिकॉर्ड्स में लखनऊ के गोखले मार्ग में एक फाइल है, जिस फाइल में यह चिंता प्रकट की गई कि उत्तर प्रदेश में, यूनाइटेड प्रोविंसेस में आजकल क्रांतिकारी आंदोलन बहुत जोर पकड़ रहा है। ये 1927 का वो समय था जब चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, विष्णु शरण दुबलीश, ये सब लोग नौजवान भारत सभा और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी पंजाब और बंगाल के क्रांतियों के साथ बहुत सक्रिय थे। तो हमको युवकों को इससे कैसे अलग करना चाहिए? तो प्रस्ताव होता है कि नेहरू जैसे युवकों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो नेहरू को रूस भेजा जाता है और उस पे हंसराज खैबर लिखते हैं कि ये पूरा आने आने का खर्चा और ये सब जो है ये अंग्रेजी सरकार ने दिया था। इस तरीके के हथकंडे यहां हुए और पूरा देश चल रहा था। मौलाना आजाद ने खुद लिखा है कि our leaders had taken a decision in favor of partition, but the entire country wept over it. सारा देश रो रहा था और दिल्ली के अंदर जश्न मनाए जा रहे हैं। क्या आपको ये मालूम है कि आजाद हिंद फौज के एक भी सैनिक को 1973 तक स्वतंत्रता सेनानी नहीं माना गया? नौसैनिक क्रांति के एक भी सैनिक को स्वतंत्रता सैनिक नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे, माउंटबेटन नहीं चाहते थे, ऑखिनलेक कमांडर इन चीफ नहीं चाहते थे। और एक अंतिम बात कहूंगा, मुझे बताइए ऐसी क्या विशेष बात है जो 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? कोई भी देश, अमेरिका को ही लीजिए, वो स्वतंत्रता दिवस उस दिन मनाता है जिस दिन अमेरिका ने स्वतंत्रता की घोषणा की थी। क्यों माउंटबेटन ने 15 अगस्त का दिन रखा, कभी सोचा आप लोगों ने? और क्यों नेहरू ने कूद के उसे स्वीकार कर लिया? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान
15 अगस्त के दिन माउंटबेटन ने जापान का सरेंडर लिया था, आत्मसमर्पण लिया था जापान का। और आजाद हिंद सरकार एक ऐसी सरकार थी विश्व के अंदर अकेली जिसने कि अमेरिका इंग्लैंड के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया था। आजाद हिंद फौज एक अकेली ऐसी फौज थी दुनिया में जिसने इनके आगे आत्मसमर्पण नहीं किया था। वो माउंटबेटन जिसने सारी सैनिक नैतिकता को भी दांव पे रख करके आजाद हिंद फौज के शहीद स्मारक को सिंगापुर में बम से उड़वा दिया, जिसने नेहरू को वहां जाने से रोका मार्च 1946 में, वो माउंटबेटन। ये सब करवाता है। और 15 अगस्त को भारतीयों को नीचा दिखाने के लिए, भारतीय सर आजाद हिंद फौज को नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि उस समय पूरा देश जो है आजाद हिंद फौज का गुणगान कर रहा था, देश में उनसे दोबारा क्रांति चाहता था, वो उसका इंतजार कर रहा था। वो जो झूठ फैलाया गया था कि बोस की मृत्यु हो गई हवाई जहाज के अंदर। और इस दौरान आम जनता के आंदोलनों को ताक पे रख करके, आम जनता की मांग को ताक पे रख करके कुर्सियों पे बैठ के शिमला के अंदर कई निर्णय लिए गए, गुप्त निर्णय लिए गए जो आज तक सामने नहीं आए। और उसे वो जो डोमिनियन स्टेटस मिला उसे ये आजादी कहते हैं। अगर इंग्लैंड के राजा ने जून 1948 में भारत के सम्राट होने का पद त्यागा था, तो बताइए 15 अगस्त 1947 को हम कैसे स्वतंत्र हो गए। साथियों, अंग्रेजों ने भारत को केवल भारत और पाकिस्तान में नहीं बांटा था, लोग भूल जाते हैं। उन्होंने भारत को 568 टुकड़ों में बांटा था। ये जो देशी रियासतें थी, ये देशी राज्य नहीं थे, ये ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स थी। दो हिस्से थे ब्रिटिश एम्पायर के, ब्रिटिश प्रोविंसेस, ब्रिटिश प्रांत और ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स, ब्रिटिश भारतीय रियासतें। भारतीय रियासतें, जोधपुर अलग राज नहीं था, ट्रेवेंकोर अलग राज नहीं था, कश्मीर अलग राज नहीं था, सब भारत के हिस्से थे। अंग्रेज इनको आजाद कर गए और एक नई समस्या खड़ी कर गए। और वो तो कई चाहते थे, वो तो चाहते नहीं थे कि कश्मीर किसी भी उसमें जाए। वो तो कश्मीर को स्विट्जरलैंड जैसा राज चाहते थे कि जियोपॉलिटिक्स में वो सेंट्रल एशिया को अपना नियंत्रण कर सके। वो ट्रेवेंकोर को चाहते थे इंडिपेंडेंट राज के, वहां से इंडियन ओशन के ऊपर कब्जा कर सके। लोग इन बातों पे ध्यान नहीं देते, इन बातों को कहा नहीं जाता है। तो इतिहास के दस्तावेजों को देखिए। और मैं कभी नहीं 47 की बातों को दोहराता। अगर वो दंगे, वो खाइयां पट गई होती। 1947 से आज तक ये फारूक अब्दुल्ला चिल्लाते हैं बात करो पाकिस्तान से, महबूबा चिल्लाती है बात करो पाकिस्तान से। बड़ी बातें हो चुकी पाकिस्तान से, बड़ी बार आश्वासन मिल गए कि माइनॉरिटीज के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर ज्यादती नहीं होगी। और कोई महीना ऐसा नहीं जाता जब यहाँ के बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदू या सिख लड़की को अगवा नहीं किया जाता, उसका रेप नहीं किया जाता, मर्डर नहीं किया जाता, या उसकी जबरदस्ती शादी ना करवाई जाती। ये बताते हैं आज के भारत डिक्टेटर हो गया है। अरे अगर भारत डिक्टेटर होता ना और हिंदू अगर आक्रांता होते तो इस देश का विभाजन नहीं होता। और भारत अगर डिक्टेटर होता और अल्पसंख्यकों पे अत्याचार कर रहा होता, जो आज ही हल्ला मचाया जाता है, खतरे में है, खतरे में है, तो 3 करोड़ से बढ़कर 20 करोड़ नहीं हो जाते।
और वहां 8 करोड़ से बांग्लादेश में 1 करोड़ नहीं रह जाते, और पाकिस्तान के अंदर केवल 1.5% नहीं रह जाते। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं, लेकिन ये जो मानसिकता है कट्टरता की, और इस मानसिकता में काफिर को लेके जो कहा जाता है, दीनिया जो मैंने बताया, आज आप आईएसआईएस ने जो नक्शा बनाया है पश्चिम एशिया से लेके और सुदूर पूर्व तक का, हरे रंग का, कि ये इस्लामिक स्टेट होगी हमारी, उसमें सिर्फ 5 देश बचे हैं। भारत बचा है, नेपाल बचा है, भूटान बचा है, थाईलैंड बचा है और बर्मा बचा है। बाकी सारे के सारे को ये हरा कर चुके हैं। बाकी सब में शरीयत चल रही है। तो क्या आप भी ये चाहते हैं कि आज हम फिर दोबारा गुलाम बन जाएं? सोचिए, सोचिए, सोचिए। ये देश आपका है। मत भूलिए कि जिस तरीके से आप अपने घर की रक्षा करते हैं, वो घर इस देश की भूमि पर ही बना हुआ है। अगर देश की रक्षा नहीं करेंगे तो आपका घर भी नहीं रहेगा। इससे आसान राष्ट्रवाद की परिभाषा मैं आपको नहीं दे सकता। और अभी इस श्रृंखला में आपको और भी बहुत सी इतिहास की बातें बतानी है, और इसलिए बतानी है कि वो इतिहास हमारे लिए इतिहास इसलिए नहीं है कि हम गले मुर्दे उखाड़ें या गले मुर्दों की कहानियां बताएं, बल्कि इसलिए है कि जो गलतियां हमसे हुई उन गलतियों पर ध्यान दें और आज उन गलतियों को दोबारा ना उठाएं। आज हमें देश को इतना सशक्त बनाना है, हमें इंतजार नहीं करना कि कोई हमारी तरफ हाथ उठाए तब हम उसका जवाब देंगे।